दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। मित्रों, वीडियो पर आगे बढ़ें इससे पूर्व एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। वीडियो को पूरा देखने की आदत डालें। विभिन्न स्रोतों से आपके लिए विशिष्ट सूचनाओं का संकलन इस चैनल द्वारा प्रसारित वीडियोज में किया जाता है, किंतु आपके द्वारा यदि वीडियो को पूरा ना देखा जाए तो वो आपके किसी काम की नहीं रहती। आइए आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम माधवराव सप्रे के जीवन से, इनके कृतित्व से परिचित होते हैं। मित्रों, पंडित माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया ग्राम में एक सामान्य मराठी सनातन विचारों में विश्वास रखने वाले सामान्य परिस्थिति वाले परिवार में हुआ। यह परिवार संस्कृत और संस्कृति का अभिमान, मराठी और महाराष्ट्र के प्रति अत्यधिक प्रेम रखने वाला था। आपका जन्म इसी परिवार में 19 जून 1871 को हुआ। आपके पिता का नाम कोंडोपंत और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। कोंडोपंत जी के 5 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। पुत्रों में 5वें थे पंडित माधवराव सप्रे। सप्रे जी के सबसे बड़े भाई रामचंद्र राव का देहांत 1873 ईस्वी में हो गया। दूसरे भाई थे बाबूराव। इन्हीं के निरंतर परिश्रम से कोंडोपंत की घर गृहस्थी संभल सकी। तीसरा जो भाई था लक्ष्मण राव, उन्होंने संन्यास ले लिया था। चौथे भाई गणपत राव का देहांत 6-7 वर्ष की आयु में हो गया और 5वें थे स्वयं माधवराव। उनके पिता कोंडोपंत कुछ काम धंधा नहीं करते थे और इसलिए परिवार के भरण पोषण का भार इनके दूसरे नंबर के भाई बाबूराव को ही उठाना पड़ा। मित्रों, माधवराव सप्रे की प्राथमिक शिक्षा बिलासपुर में हुई। उन्होंने बिलासपुर में ही मिडिल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1887 में हाई स्कूल की परीक्षा के लिए रायपुर चले गए। वहीं गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, तब उन्हें 10 रुपए की छात्रवृत्ति मिली। 1889 में कलकत्ता से बीए पास हुए। तो रायपुर में माधवराव जी का घनिष्ठ संबंध अपने शिक्षक नंदलाल दुबे जी जैसे मर्मज्ञ साहित्यिक से हुआ और उन्हीं की शिक्षा और प्रेरणा से सप्रे जी के हृदय में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए अटूट अनुराग उत्पन्न हुआ। 1897 में उनकी प्रथम पत्नी का देहांत हो गया। नवजात शिशु भी मर गया। इस घटना से सप्रे जी को मानसिक व्यथा हुई। घर के लोगों के बार-बार कहने पर सप्रे जी ने 1899 ईस्वी में फिर से विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी शिक्षित थी। इसी साल सप्रे जी पेंड्रा के राजकुमारों को अंग्रेजी पढ़ाने लगे। राजकुमारों की पढ़ाई खत्म होने के बाद पंडित माधवराव सप्रे ने पंडित वामन राव लाखे और श्री रामराव चिंचोलकर की मदद से सन 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया। मित्रों, विद्यार्थी जीवन से ही सप्रे जी के मन में यह बात खटकती रही कि राष्ट्रभाषा हिंदी की दशा बड़ी शोचनीय है। उसके सुधार और उन्नति के लिए प्रयत्न होने चाहिए। 1888 ईस्वी में महाराष्ट्र के नेता लोकमान्य तिलक ने एक सार्वजनिक सभा में हिंदी राष्ट्रभाषा बनने योग्य है यह बात कही थी और बताया था कि संभव हो सके तो देश के नवयुवक हिंदी भाषा के प्रचार के लिए कोई ठोस काम करें। महाराष्ट्र की अपेक्षा सप्रे जी का कार्यक्षेत्र मध्य प्रांत सभी दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ था। कार्य जितना कठिन था उतना आवश्यक भी था। सप्रे जी का निवास स्थान रायपुर में था और उस छत्तीसगढ़ विभाग की जनता प्रायः अशिक्षित थी। इन अशिक्षित बांधवों को सुशिक्षित करने का और साथ ही अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी की उन्नति के लिए अनुकूल परिस्थिति के निर्माण का दृढ़ विचार सप्रे जी ने किया। मासिक पत्र निकालने के प्रयत्न में
सप्रे जी के सहपाठी और मित्र पंडित वामन राव लाखे प्रकाशक के रूप में सहायक सिद्ध हुए और श्री रामराव चिंचोलकर सप्रे जी के साथ संपादक हुए। मित्रों, ये दोनों मित्र वकील थे, वामन राव लाखे रायपुर में और रामराव चिंचोलकर बिलासपुर में। मित्रों, छत्तीसगढ़ मित्र ही वह पत्रिका है जिसमें सर्वप्रथम हमारी आज की विविच्य कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई थी। मित्रों, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक ढंग की कहानियों का प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से हुआ। उन्होंने प्रारंभिक कहानियों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। इंदुमती, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, सन 1900। गुलबहार, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, सन 1902। प्लेग के चुड़ैल, लेखक मास्टर भगवान दास, सन 1902। 11 वर्ष का समय, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सन 1903। पंडित और पंडितानी, लेखक गिरिजादत्त वाजपेयी, सन 1903। दुलाई वाली, लेखिका बंग महिला, सन 1907। मित्रों, शुक्ल जी ने पंडित माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो छत्तीसगढ़ मित्र में छपी थी, उसका उल्लेख तक नहीं किया। हिंदी साहित्य की अनेक पुस्तकों में इस कहानी का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी वाङ्मय 20वीं सदी में इसका जिक्र किया गया है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस विषय को लेकर मतभेद है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती सन 1900 है और स्वयं उनकी कहानी 11 वर्ष का समय सन 1903 है। शुक्ल जी के अनुसार इंदुमती यदि किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो वही हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। इस प्रकार इंदुमती बंगला कहानी की छाया भी हो सकती है और शिवदान सिंह चौहान के अनुसार वह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाया है। इसलिए यदि ये मान लिया जाए तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी 11 वर्ष का समय ही है। किंतु इधर कुछ लोगों की खोज के अनुसार माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। मित्रों, प्रस्तुत कहानी एक टोकरी भर मिट्टी एक विधवा की गरीबी और उससे जमींदार साहब की स्वार्थ लिप्सा की टकराहट की कहानी है। अंत में यह टकराहट जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन कर उन्हें पश्चाताप करने पर विवश कर देती है। यह कहानी आर्थिक चेतना की कहानी होने के कारण आधुनिक अर्थमूला यथार्थवादी कहानियों की पहचान की पहली हिंदी कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी सप्रे जी की मौलिक कथा है, हिंदी के आधुनिक कथा साहित्य के प्रारंभ की कहानी है। सरंजाम शाही के आर्थिक और वर्ग विषयक विषमता का भेदक चित्रण इस छोटी सी कथा में है। साथ ही मानवीय मन की व्यवस्था का मार्मिक अंकन किया गया है। मित्रों, सप्रे जी की प्रस्तुत कहानी हिंदी की संभवतः पहली कहानी है। अब तक की खोजों के अनुसार सप्रे जी की यही कहानी हिंदी की सर्वप्रथम कहानी मानी गई है और इस रूप में यह कहानी आज के विशाल हिंदी कथा साहित्य की नींव मानी जाती है। इस कहानी पर लोक कथा का यद्यपि पूरा प्रभाव है, फिर भी खड़ी बोली हिंदी अपने निर्माण युग के प्रथम चरण में ही थी। उस काल में ऐसी सशक्त कथाकृति का प्रणयन एक महत्वपूर्ण घटना है। सप्रे जी कहानी लेखक के रूप में नहीं बल्कि संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं, परंतु हिंदी की प्रथम कहानी के रचयिता होने का श्रेय भी उन्हीं को है। भाइयों मित्रों, सप्रे जी की विवेच्य कहानी एक टोकरी भर मिट्टी की ओर चलते हैं और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। मित्रों, हाता अर्थात अहाता अथवा घेरा। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती
इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। तो वकीलों की थैली गरम कर अर्थात वकीलों को मोटी फीस दे करके अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को इसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़े में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। मित्रों, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी 1901 ईस्वी के छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। लेखक थे माधवराव सप्रे। निश्चय ये कहानी प्रकाशन के कुछ पूर्व ही लिखी गई होगी, अतः इस कहानी का रचना काल 1900 ईस्वी और प्रकाशन काल 1901 ईस्वी माना जाता है। आज तक की खोजों का यही परिणाम अभी सामने है। हो सकता है कि इसके पूर्व की कहानी का यदि कभी पता लगे तो इस राय में परिवर्तन हो, परंतु अभी इसके पूर्व की किसी कहानी का पता नहीं है। अतः पंडित माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम कहानी मानी जानी चाहिए। मित्रों, किसी भी भाषा की पहली कहानी की खोज अपने आप में एक महत्वपूर्ण और रोचक कार्य है। इस रोचक और महत्वपूर्ण खोज के लिए सारिका पत्रिका ने पहला कदम उठाया। सारिका ने अपने फरवरी 1968 के अंक में प्रसंग स्तंभ के अंतर्गत स्वर्गीय माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की
प्रथम मौलिक कहानी के रूप में पुनः प्रकाशित भी किया था। इसकी पेशकश देवी प्रसाद वर्मा रायपुर ने की थी। तब से हिंदी साहित्य के अनेक विद्वान और इतिहासकार इस तथ्य को स्वीकार करते आए हैं कि सप्रे जी आद्य आधुनिक कहानीकार हैं। तो मित्रों, यह थी माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।